नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाएंगे और इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सब लोग शेयर कर दीजिएगा। आज की अपनी इस वाली क्लास में बेटा हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके केवीएस के सिलेबस में है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अभी कोई लिखेगा नहीं, सब लोग साथ साथ समझते चलो, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो भाई, बच्चे का जो विकास होता है उसके लिए अलग अलग अवस्थाएं डिसाइड कर दी गई, जिसमें आप लोग मैक्सिमम पढ़ते हो क्या, आप लोग पढ़ते हो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। आज की क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे एक नया टॉपिक, जो हम लोग शुरू करेंगे प्री नेटल स्टेज से, यानी कि जो बच्चे का गर्भ से हम लोग शुरू करेंगे। जब बच्चा मां के पेट में आता है तब से लेकर के हम लोग सभी चीजों को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे एक बच्चे का विकास होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करनी है, तो सब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बेटा प्री नेटल स्टेज, जो कि हमारी गर्भस्थ अवस्था होती है। प्री नेटल स्टेज जो कि हमारी गर्भावस्था का पीरियड होता है, जो ये कब से चलता है, ये चलता है 0 से। वाकई में सब लोग कहते हो कि 0 से 5, 0 से 6 शैशवावस्था चलती है। वो 0 से नहीं चलती है, वो बर्थ से चलती है, बच्चे के जन्म के समय से चलती है। ये कब से कब तक चलेगी, ये चलती है आपकी फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जिस दिन आपका विकास शुरू होता है मां के पेट में, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ चलती है आपकी क्या, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ चलती है आपकी प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज के बाद बेटा आपका आता है क्या, इसके बाद आपका आता है शैशवावस्था। दूसरा आ गया आपका क्या, इन्फेंसी, जिसको आप लोग बोलते हो क्या हो, शैशवावस्था। उसके बाद इसको लिखते चलो साथ में, शैशवा अवस्था। शैशवावस्था के बाद आपका आता है क्या, तीसरा जो स्टेज आप लोग पढ़ते हो वो पढ़ते हो चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जिसको आप लोग बोलते हो क्या हो, इसको बोलते हो आप लोग बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद जो चौथी स्टेज हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा किशोरावस्था। एक मिनट पहले इंग्लिश लिख दो, एडोलेसेंस, जो कि क्या है, जो कि है आपका किशोरा अवस्था। क्या है, किशोरा अवस्था। अब चूंकि किशोरा अवस्था काफी डिटेल में आपके सिलेबस में अलग से मेंशन था, तो इसको मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया, इसकी वीडियो आप लोगों को मिल गई होगी। किशोरा अवस्था आपके सिलेबस में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक के तौर पर अलग लिखा हुआ है कि क्या होता है किशोरा अवस्था। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं बेटा हम लोग शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था की एज क्या है, तो 0 से 5 माना गया है, 0 से 2 माना गया है। पर नॉर्मली अगर हम लोग डेवलपमेंटल डिफरेंट स्टेजेस में अगर इसकी बात करते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस में जो इसकी एज डिफाइन की गई है चाइल्डहुड आपकी इन्फेंसी की, वो क्या है, वो है आपका बर्थ टू 5 इयर्स। ये चलती है आपकी बर्थ बाई कंसेप्शन टू बर्थ, ये हो गई। तो बर्थ के बाद से 5 इयर्स तक आपका चलता है शैशवावस्था। फिर 6 to 12 इयर्स चलता है, 6 to 12 इयर्स आप रहते हो बाल्यावस्था में, और 12 to 18 इयर्स आप रहते हैं एडोलेसेंस में। और यहां तक आपका लगभग विकास हो जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास, हम लोग यौन विकास नहीं पढ़ते, हम लोग यौनावस्था नहीं पढ़ते हैं, युवा अवस्था युवा का विकास नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं। तो बाल विकास में एक बच्चा को 18 साल तक से बालक माना गया है, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग को इतनी चीजें पढ़नी है हम लोग, जिसमें से किशोरावस्था मैंने आपको, चूंकि अलग टॉपिक था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको इसको अलग से पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रीनेटल स्टेज की, इन्फेंसी की और चाइल्डहुड की। चलिए भाई, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम लोग प्रीनेटल स्टेज से। हेडिंग बनेगी प्रीनेटल स्टेज। इसकी पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो नोट्स अभी नहीं बनाने की जरूरत है बेटा। प्रीनेटल स्टेज, अब इस प्रीनेटल स्टेज को बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया।
कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जल्दी से बताओ, किसी को पता हो तो। पहला होता है आपका ओवम स्टेज, दूसरा होती है आपकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज, और तीसरी होती है आपकी फीटल स्टेज। क्या होती है? फीटल स्टेज। बच्चे को, जो छोटा सा नवजात शिशु होता है, उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस। तो उसी फीटस शब्द से बना है फीटल स्टेज, क्योंकि बच्चे का यहां पे शारीरिक विकास हो रहा होता है, तो उसको फीटस बोलते हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? सबसे पहली स्टेज है जो हमारी है, उसको बोलते हैं बेटा ओवम स्टेज। दूसरी होती है हमारी एम्ब्रॉयनिक स्टेज, एम्ब्रॉयनिक। और जो तीसरी होती है हमारी, इसको बोलते हैं फीटल स्टेज। फीटस वर्ड से बना फीटल, इसलिए इसको बोलते हैं फीटल स्टेज। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी वालों को नहीं छोड़ सकते, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीजावस्था। ये हो गया आपका बीजावस्था। दूसरा हो जाएगा आपका भ्रूणावस्था, और फीटल स्टेज को बोलते हैं गर्भस्थ अवस्था। कुल मिलाकर ये हो गया आपका 3 अवस्थाएं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी चीज जो हमको जाननी है, वो जानना है कि बीजा अवस्था क्या है। ये कब से कब तक चलती है? तो ये चलती है 0 से लेकर के 2 वीक तक, यानी कि 0 से लेकर के 14 दिन तक आपका चलता है। 0 to 2 वीक्स तक आपका चलता है ओवम स्टेज। ओवम स्टेज के बाद आता है बेटा आपका एम्ब्रॉयनिक या भ्रूणा स्टेज। इस भ्रूणा स्टेज की जो एज है, ये चलती है 2 वीक से लेकर के 2 वीक्स टू 2 मंथ्स। अब इसको चाहे आप 2 हफ्ते से 2 महीने जान लो, या 2 महीने में आपके 8 हफ्ते जान जाएंगे, तो 2 वीक्स टू 8 वीक्स, 2 वीक्स टू 8 वीक्स। यहां पे मैंने वीक्स पूरा लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि W का मतलब क्या होगा? W का मतलब होगा 8 वीक, W का मतलब होगा वीक। अब यहां 8 वीक्स तक, यानी कि 2 महीने तक आप आ गए। अब बच्चे जो गर्भस्थ अवस्था आई, इस गर्भस्थ अवस्था की अगर हम लोग बेटा बात करें, तो 2 महीने से लेकर के 9 महीने तक जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, वो होता है आपका किसमें? वो होता है आपका फीटल स्टेज में। अच्छा, फीटल स्टेज मिनिमम कितने दिनों का हो सकता है? तो ये जो मिनिमम है, मिनिमम 180 दिन का होता है, मिनिमम 180 डेज का होता है, यानी कि 6 महीने का। और जो मैक्सिमम है, मैक्स टू मैक्स, वो होता है आपका 330 दिन। क्या होता है? 330 दिन का होता है। और जो नॉर्मल होता है वो 270 दिन का होता है, लेकिन मिनिमम 180 दिन का होना चाहिए, तभी बच्चा सरवाइव कर पाएगा। और मैक्स टू मैक्स जो होता है आपका, ये 330 दिन का होता है। इससे ज्यादा का होगा तो मां के ऊपर खतरा आता है। तो सिजेरियन मेथड आपने सुना होगा, सिजेरियन मेथड का यूज करके फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो मिनिमम 180 डेज का होता है, मैक्सिमम आपका 330 डेज का होता है आपका फीटल स्टेज। बच्चे के अंदर जो धड़कन बनती है, बच्चे के जो नेल्स आते हैं, जो बाल आते हैं, वो आते हैं आपके एम्ब्रॉयनिक स्टेज में आना शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर लाइफ, यानी कि जो धड़कन होती है, वो इसी स्टेज में आ जाती है। धड़कन, जो हार्ट बीट्स बनती है बच्चे की, वो इसी स्टेज में बन जाती है। नेल्स इसी स्टेज में बन जाते हैं, हेयर इसी स्टेज में आपके बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी आपके प्रीनेटल स्टेज की, जो आपके लिए जानना अभी फिलहाल जरूरी था कि प्रीनेटल स्टेज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड करते हैं ओवम स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज या फीटल स्टेज, फिर उसको बोलते हैं बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, तो इसीलिए मैंने ज्यादा इसमें आपका टाइम भी नहीं लिया है। टाइम पीरियड आपको बता दिया है 0 से 2 वीक, 2 वीक से 2 मंथ, और 2 मंथ से 9 मंथ। तो ये पूरी कहानी थी आपकी प्रीनेटल स्टेज की। इसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, जहां से बनना शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं आपके इन्फेंसी से या शैशवा अवस्था से। तो अब हेडिंग डालिएगा बेटा, शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इन्फेंसी। अब ये जो इन्फेंसी शब्द है, ये कहां से आया, इसकी क्या कहानी है, इसका क्या मतलब है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के 2 शब्द इन प्लस फैनी से बना है। कहां, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है इन प्लस फैनी। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बेटा ना बोल पाना। अब आपको भी पता है कि इस अवस्था को जो बच्चा होता है, इसको क्या बोलते हैं कि इस अवस्था का बच्चा बोल नहीं पाता है।
तो और इन्फेंसी का शाब्दिक अर्थ भी है कि ना बोल पाना। इसीलिए चूंकि बच्चा 2 साल तक प्रॉपर बोल नहीं पाता है, इसीलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको, इस अवस्था को कितना माना है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक माना है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक माना है। क्योंकि बच्चा इस एज में बोल नहीं पाता है, इस वजह से इसको कई मनोवैज्ञानिक ने 2 साल का माना है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने भी शैशवावस्था को सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही माना है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 साल तक माना है, तो इस बात को आप यहीं पर लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको सिर्फ 0 से 2 इयर्स तक माना गया है शैशवावस्था को। शैशवावस्था को सिर्फ 0 से लेकर के, यानी कि बर्थ से लेकर के जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक माना गया है शैशवा अवस्था को। अब इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो आपका बनता है, जैसे हरलॉक ने, अब भाई देखो इस पे आपका काफी विवादित है ये, इस पे ज्यादा दिमाग मत चलाओ, क्योंकि एनसीईआरटी ने 0 से 2 साल का माना, बाकी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 0 से 5 साल का माना। हरलॉक की बात कर लोगे तो हरलॉक ने सिर्फ 2 सप्ताह तक माना है, हरलॉक ने इसे 2 सप्ताह तक माना है। तो ये सारी चीजें बेटा इसमें आएंगी, ठीक है। सीखने की स्पीड बहुत तेज होती है, तीव्र गति होती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो बाकी सारी चीजें आपको आई थिंक क्लियर होगी। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो बनते हैं बेटा आपकी शैशवावस्था की विशेषताओं से। मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया है, शैशवावस्था की विशेषताएं कि क्या क्या क्वालिटीज आती हैं शैशवावस्था में बच्चे के अंदर, शैशवावस्था की विशेषताएं। चलो भाई अब बताओ, बाकी अब आप लोग एक एक करके कमेंट करना शुरू करो कि क्या क्या क्वालिटीज आप लोग जानते हो, उस हिसाब से फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी से भाई बताना शुरू करो। अब पहली क्वालिटी तो आप लोग तुरंत बोल सकते थे, मैंने आपको अभी भी बताया कि विकास तीव्र गति से होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे तीव्र विकास। रैपिड डेवलपमेंट होता है, विकास बहुत तेजी के साथ चल रहा होता है। तो पहली क्वालिटी क्या हो गई कि विकास बहुत तीव्र होता है। क्रो एवं क्रो की बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये उन्होंने कहा था। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एवं क्रो ने माना था इसको। सीखने का अनोखा काल बोला था वैलेंटाइन ने। सीखने का अनोखा काल बोला वैलेंटाइन ने। और बताइए, बच्चा यहां पे अहम केंद्रित हो जाता है, बच्चा यहां पे अहम केंद्रित हो जाता है, यानी कि ईगो सेंट्रिक हो जाता है, यानी कि जो भी चीज अच्छी है वो सिर्फ इनकी है। मम्मी अच्छी है, इनकी है। पापा अच्छे हैं, इनके हैं। चॉकलेट अच्छी है, इनका है। और हां, पूरा चिप्स का पैकेट आया बड़ा वाला 20 वाला, खा भले ही ये ना पाए, तोड़ फोड़ के फेंक दे, लेकिन अगर कहीं आपने पैकेट खोल लिया, कहीं आपने अगर पैकेट खोल दिया और उसमें से 2 निकाल के भाई को दे दिया, तो इनका रोना धोना शुरू, उठा के उस पैकेट को फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें अच्छी हैं वो इनकी है, इनकी हैं। इनके अंदर अहम की भावना होती है, ये चाहते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ मेरे पास आ जाए, जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ मेरे पास आ जाए। तो ईगो सेंट्रिक होते हैं ये। और बताइएगा।
नर्सिज्म की भावना पाई जाती है, स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। नर्सिज्म जिसको बोला जाता है बेटा नर्सिज्म, स्वप्रेम, किसने बताया था? फ्राइड ने बताया था। आपके मनोवैज्ञानिक हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि बच्चे के अंदर स्वप्रेम की भावना आती है, या अपने लाइफ को लेकर के। आप बच्चे को क्या करो, वो कुछ समझता नहीं है कि रेलिंग के ऊपर फेंक दोगे तो क्या होगा, लेकिन हाँ रेलिंग से लटका दोगे तो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ को लेकर के डर होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर पाया जाता है नर्सिज्म का गुण। क्या पाया जाता है? उसके अंदर पाया जाता है नर्सिज्म का गुण। इसी को बोलते हैं आत्म प्रेम की भावना। इसको और क्या बोला गया? इसको प्री स्कूल एज बोला गया है। क्या बोला गया है? प्री स्कूल एज बोला गया है, यानी कि विद्यालय पूर्व अवस्था है, बच्चा इस एज में विद्यालय नहीं जाता है, तो प्री स्कूल एज हो गई। और आप लोग जैसे जैसे कमेंट करते रहो बेटा, जैसे जैसे आपको भी दिमाग में कुछ आता रहे। हाँ, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगले पेज पे ले लेते हैं। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, लैक ऑफ मॉरलिज्म। भाई आपने अगर कोहलबर को भी याद कर लो, तो इस स्टेज का जो बच्चा होता है उसकी नैतिकता माता पिता के अधीन होती है। जो वो कह दे वही सही है, अपने हिसाब से ये कोई निर्णय नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव होता है। और बताइए। और ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात कर लेते हैं। ऑडिपस एक ग्रंथि होती है जो मेल्स में पाई जाती है। इसकी वजह से ये मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ऑडिपस एक ग्रंथि है जो मेल्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मां के प्रति ज्यादा प्यार होता है, इनका मातृ प्रेम होता है। और इलेक्ट्रा एक ग्रंथि है। इलेक्ट्रा एक ग्रंथि है जो कि लड़कियों में पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पापा से ज्यादा प्यार होता है इनको, पितृ प्रेम की भावना होती है। और इस ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की अवधारणा किसने दिया था? किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। कामवासना की भावना जो है वो सबसे तीव्र होती है। कामवासना की भावना सबसे तीव्र होती है। कामवासना की भावना सबसे तीव्र होती है। और इसको अगर आप समझोगे कैसे कि सर बच्चा इतना छोटा होता है उसके अंदर काम वासना कहां होती है? भाई होती है ना, तभी ये जो लड़के होते हैं ये मां से ज्यादा चिपकते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो पिता से ज्यादा चिपकती हैं। तो ये काम वासना की जो भावना है वो सबसे तीव्र होती है आपकी शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में काम वासना। हाँ, संवेग कोई भी नहीं होते हैं, जन्म के समय कोई संवेग नहीं होते हैं। संवेगात्मक विकास बहुत कम हुआ होता है। नो इमोशन होते हैं इस एज पे। संवेगात्मक विकास बहुत कम हुआ होता है। संवेगात्मक विकास यहां पे बहुत कम हुआ होता है। और बताइए, इसको बुनियादी अवस्था भी कहा गया है। क्योंकि भाई क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा, आपकी पूरी की पूरी लाइफ कैसी आगे जाने वाली है, ये कहीं ना कहीं आपके शैशव अवस्था में ही फिक्स हो जाता है कि आगे चल के बच्चे की लाइफ में क्या क्या होना है, बच्चा कैसा बनेगा। जैसे कि अगर आप बात कर लो किसकी, आप बात कर लो एडलर की, तो एडलर की परिभाषा क्या है कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बच्चे का भावी जीवन कैसे होगा, कि बच्चा अपनी आगे चल के लाइफ में क्या करेगा। जैसे बुनियाद अगर आप इसको समझना चाहो तो बुनियाद क्या होती है भाई? बुनियाद अगर मजबूत है तो घर भी आपका बढ़िया मजबूत खड़ा होता है। तो बुनियादी अवस्था इसको बोलते हैं कि अगर बुनियाद बढ़िया हो गई तो यानी कि इसका आगे का लाइफ भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुनियादी अवस्था। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा बुनियादी अवस्था, या फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। मित्रता यहां पे क्षणिक होती है कि थोड़ी देर में आप इनके मित्र बन जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये आपसे गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कट्टी तुमसे नहीं बोलेंगे, जाओ तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुमसे मैं नहीं बोलूंगा। तो मित्रता जो है वो बहुत ही क्षणिक होती है। और बताइएगा बेटा।
और बताओ भाई जल्दी जल्दी से। चलो भाई और देख लेते हैं, आप तो बता ही नहीं रहे हो भैया। तो यहां पे बच्चों के अंदर अविलोम्यता का गुण पाया जाता है। अविलोम्यता मतलब होता है बेटा इररिवर्सिबिलिटी। अब अविलोम्यता का मतलब होता है इररिवर्सिबिलिटी। ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चा अगर किसी काम को शुरू करता है, बच्चा किसी काम को शुरू करता है पर वापस से वो उसी बिंदु पर लौट नहीं पाता। जैसे कि क्या, जैसे कि बच्चा को आप ए टू जेड तो याद करवा देते हो छोटी सी एज में, लेकिन अभी उसको आप कहो कि जेड टू ए सुना दो तो वो इस चीज को नहीं कर पाएगा। ए टू जेड उसको आ जाएगा लेकिन जेड टू ए वो नहीं आ पाएगा, तो यानी कि अविलोम्यता होती है। दूसरे एग्जांपल से समझो तो बच्चे के अंदर 1 से लेकर के 100 तक गिनती आप बच्चे को याद करवा देते हो, लेकिन अब उसी बच्चे से कहो कि 100 से लेकर के 1 तक गिनती सुनाओ तो वो वापस से आपको ये गिनती नहीं सुना पाएगा। क्यों नहीं सुना पाएगा? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है अविलोम्यता का गुण। अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, उसका इतना विकास नहीं हुआ है कि वो चीजों को वापस से उल्टा भी कर पाए। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि अगर कोई चीज बच्चे के आंखों के सामने से ओझल हो गई है फिर भी उसकी इमेज जो है वो बच्चे के सामने बनी रहती है कि हाँ ऐसी कोई ना कोई चीज तो होती ही है जो ऐसी कोई ना कोई एक चीज तो होती है कि थी अभी जो मेरे सामने से, अब क्या थी कहां गई वो नहीं पता बच्चे को। बच्चे से कह दो कौवा ले गया तो बच्चा कह देता है हाँ कौवा ले गया, लेकिन हाँ वो चीज थी, उसकी इमेज जो है वो बच्चे के सामने बनी रहती है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक चीज और होती है बेटा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूपी टेट रीट इन सब में बहुत ज्यादा पूछा गया है, वो है आपका जीववाद। जीववाद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। अब एनिमिज्म का क्या मतलब होता है? एनिमिज्म का मतलब होता है बच्चा किसी मृत चीज को जीवित समझना। मृत को जीवित समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देख लो मैंने स्टार बना के साइड में लिख दिया, बहुत पूछा गया है। मृत को जीवित समझना, जैसे कि इनकी गुड़िया को ये अपने बराबर समझेगी, इनकी गुड़िया को मार दोगे तो ये रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मार खाने पे मुझे दर्द होता है वैसे मेरी गुड़िया को भी दर्द हो रहा होगा। खुद खाना खाएंगी तो उसे भी खाना खिलाएंगे, खुद सोएंगी तकिया लगा के तो उसको भी तकिया लगा के, खुद चादर इनके ऊपर मम्मी डाल के जाएंगी, ये अपनी गुड़िया को उस चादर में कवर करेंगी। तो मृत को जीवित समझने की भावना होती है, मृत को जीवित समझना, इसको याद रखना है। आपका नर्सिज्म हो गया बेटा, आपका जीववाद हो गया, आपका नैतिकता का अभाव हो गया, काम वासना बहुत तीव्र होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछी भी जाती हैं। चलो भाई और बताओ। जानने की इच्छा बहुत ही ज्यादा होती है। चलो भाई अब अगले पेज पे चल ही लेते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बच्चा बहुत सारी चीजें, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, मतलब इतने क्वेश्चन आपसे दागेंगे। कई बार तो आप मम्मी पापा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं शांत बैठो यार तुम। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा शैशवावस्था में है और इसके अंदर अगर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है तो ये आपका फर्ज है कि आप बच्चे को कभी दबाओ नहीं, उसको बताओ। बच्चा पूछ रहा है भाई पूछने दो, आप बताते जाओ। क्यों? क्योंकि ये आपका काम है, उसका काम है पूछना, वो उसी स्टेज में है तो वो तो पूछेगा। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर। संरक्षण का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। और बताइए, इसको यहां पे बेटा बच्चा पूरी तरीके से हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, तो इसको पर निर्भरता की उम्र भी कहा गया है। पर निर्भरता की उम्र भी कहा गया है। कई जगह आपको मिलेगी राजा की अवस्था। राजा की अवस्था की बच्चे की जो जिंदगी होती है ना भाई साहब, यहां बिल्कुल राजा की तरह होती है कि खाना बेड पे मिलेगा, मम्मी चम्मच से लाएंगी बढ़िया मिला उला के और धीरे से आपके मुंह में डाला जाएगा। क्या है? एकदम राजा वाला है। आपको
कहीं मतलब वॉशरूम वगैरह भी जाना है ना, तो साथ में मम्मी लेके जाएंगी पेंडेंट निकाल के। अब भैया वहां पे भैया को मम्मी खड़ी हैं, ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल राजा की तरह आपकी सेवा होती है। सोना होगा तो मम्मी बिस्तर पे लिटाएंगी, चादर उड़ाएंगी, फिर पीठ थपथपाएंगी, फिर भाई साहब सोते हैं। तो क्या है, बिल्कुल राजा की तरह उम्र होती है, तो उसको राजा की अवस्था भी बोला गया है या पर निर्भरता की उम्र भी बोला गया है। अब यहां पे अगर बच्चे को सिखाना है, शिक्षा कैसे देनी है बच्चे को, शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो इसको याद रखिएगा कि किंडरगार्टन मेथड, खेल विधि के द्वारा सबसे ज्यादा जो शिक्षा देने का, शिक्षा का जो सर्वोत्तम तरीका है वो है खेल विधि। शिक्षा देने का जो सर्वोत्तम विधि है उसको हम लोग मानते हैं किसको, खेल विधि को, यानी कि किंडरगार्टन मेथड को। इंद्रिय जनित शिक्षा भी होती है, यानी कि इनके सेंस ऑर्गन्स पे बेस्ड भी इनको सिखाते हैं, बेटा ये गर्म है, ये ठंडा है, ये देखो कितनी अच्छी खुशबू है। तो इंद्रिय जनित शिक्षा भी होती है, खेल विधि आधारित शिक्षा होती है, साफ सफाई की शिक्षा होती है, और अभिवादन एवं आदतों का विकास करवाना हम लोग बच्चों में यहां से शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपकी शैशवावस्था के लिए इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं दूसरी जो अपनी स्टेज होती है, क्योंकि किशोरावस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने अपनी आज की क्लास में प्रीनेटल स्टेज जाना, शैशवावस्था के बारे में जाना। इसके बाद जो हमारी हमको अगली चीज जाननी है, वो जाननी है क्या, वो जाननी है हमको बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। अब इस चाइल्डहुड की बेटा अगर हम लोग बात करें तो इसकी एज क्या डिफाइन की गई है, तो इसके लिए एज जो है वो है 6 to 12 ईयर्स। 6 से जो 12 साल का बच्चा होता है वो होता है आपका कहां, वो होता है आपका शैशवावस्था में। अब हम लोग स्टेज जान गए क्या, बाल्यावस्था, एज जान गए 6 से 12 साल। अब अगर हम लोग बात करें इसकी क्वालिटीज की, तो यहां पे बच्चे के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो रॉस ने बताई थी कि बच्चा यहां पे खुद को मेच्योर समझता है। तो यानी कि ये क्या है, ये आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, फॉल्स मैच्योरिटी। यहां पे बच्चे के अंदर क्या होती है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स मैच्योरिटी। होता क्या है, बच्चा नया नया बेटा इसका जो सीखने का क्षेत्र है वो अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है। अभी तक ये अपने घर और परिवार के बीच में सीमित था, अचानक से इसको घर से बाहर निकाला गया, अभी ताजा ताजा स्कूल जाना शुरू किया है, स्कूल गया तो इसका सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक विकास में इसको नए नए दोस्त मिले। अब इसको क्या लगता है कि वाह, मैं तो अब घर से बाहर जाने लगा हूं, स्कूल में अकेले चला जाता हूं, यानी कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। तो ये होता वाकई में बड़ा नहीं है, अब इसने सिर्फ दुनिया का इतना सा भाग देखा है, दुनिया के बारे में इसको कोई समझ नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बिल्कुल परिपक्व समझता है और उसी को कि मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे काम में कोई हेर फेर ना करे, कोई ज्यादा मुझे समझाए नहीं, मैं बहुत बड़ा समझदार इंसान हूं। होते नहीं हो बेटा तुम, बस तुम समझते हो, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या फॉल्स मैच्योरिटी एज। और इसको फॉल्स मैच्योरिटी की एज किसने कहा है, तो ये कहा था आपके मनोवैज्ञानिक रॉस ने। मैंने आपको बताया था कि बच्चों का संवेगात्मक विकास ना के बराबर होता है शैशवावस्था में, इसीलिए इस एज को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा गया है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना गया है, क्योंकि यहां पे बच्चा जब समाज में निकलता है तो उसका सबसे ज्यादा संवेगात्मक विकास होता है। और ये किसने कहा है, तो ये कहा था कॉल एंड ब्रूस ने। कॉल एवं ब्रूस ने इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है।
इसको बच्चा यहां पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि बच्चे का सीखने का क्षेत्र बढ़ता है, बच्चा घर परिवार से बाहर निकलता है, जब वो घर परिवार से बाहर निकलता है तो कहां जाता है, स्कूल जाता है, तो यानी कि इसको स्कूल एज भी बोला गया है। क्या बोला गया, इसको स्कूल एज बोला गया है। और बताइएगा, इसको प्ले एज बोला गया है, खेलों की उम्र बोला गया है। बच्चा इस वक्त लगभग लगभग सभी खेल खेलने लगता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है खेलों की उम्र या प्ले एज। बच्चा यहां पे भाई छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, जितने खेल आप जानते हो लगभग सारे खेल बच्चा यहां पे खेलने लगता है। बच्चा अपने अभावी जीवन में क्या करने वाला है, भाई स्कूल गया है, अब वो अगर पढ़े लिखेगा, अच्छे ग्रुप में रहेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर वो कहीं अच्छे बच्चों के साथ नहीं रहा, उसने गलत आदतों का विकास करना शुरू कर लिया, तो उसका जीवन यहीं से खराब हो जाएगा। तो ये फ्राइड ने बताया था कि जीवन का निर्माण काल है, बच्चा चाहे तो इसी एज में खुद को बना ले और बच्चा चाहे तो इसी एज में खुद को बिगाड़ ले। इसको हम लोग और बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिन नामों से जानते हैं। बच्चा दिन भर खेलता रहता है, मम्मी ने अभी अभी नहा धुला के बढ़िया बाबू बना के तैयार करके नए नए कपड़े साफ सुथरे पहनाए थे, अब भाई साहब गए हैं बाहर, तुरंत मिट्टी में खेल के आ गए हैं और गंदे हो गए। गंदे हो गए तो यानी कि इस एज को हम लोग और क्या बोलते होंगे, इस एज को हम लोग बोलते हैं बेटा गंदी उम्र या डर्टी एज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, गंदी उम्र या डर्टी एज के नाम से जानते हैं, गंदी उम्र या डर्टी एज के नाम से जानते हैं। बच्चा यहां पे स्कूल जाता है, बच्चे के मित्र बनते हैं और बच्चा समूह में रहना शुरू कर देता है, तो यानी कि इसको हम लोग समूह वाली एज या टोली की उम्र बोलते हैं। बच्चा यहां पे अपने समूह का सदस्य हो जाता है, तो टोली की उम्र या समूह, टोली की उम्र या समूह, ग्रुप एज, ग्रुपिंग एज, बच्चा यहां से ग्रुप शुरू कर देता है। हालांकि आपसे एक चीज यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि बच्चा समूह का सदस्य हो जाता है बाल्यावस्था में, बच्चा समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, एक्टिव मेंबर हो जाता है किशोरावस्था में। तो इस दोनों चीजों में कंफ्यूज कहीं नहीं होगा। बच्चा टोली की उम्र बाल्यावस्था, टोली के सक्रिय सदस्य की उम्र तो वो होगी आपकी किशोरावस्था। बच्चा यहां पे दिन भर खेलता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद घर पे आता है, काम होमवर्क करता है, उसके बाद फिर खेलता रहता है, फिर भी रात में मम्मी को इसको जगा के सुलाना पड़ता है, तो यानी कि ये क्या है, फुर्ती की उम्र है। बच्चा यहां पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। तीसरी चीज जो है, बच्चा की काम वासना की जो भावना होती है वो सबसे शुष्क होती है इस एज में। बच्चा लड़कों का व्यवहार लड़कियों के साथ लड़कों के साथ ही रहता है, यानी लड़के लड़के आपस में दोस्त बन जाते हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो यहां पे बच्चा बाहर की दुनिया में इतना बिजी होता है कि काम वासना के ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता है, तो काम वासना की जो भावना होती है ये मंद पड़ जाती है। काम वासना की भावना हो जाती है जो मंद हो जाती है। ये भी आपका सिगमंड फ्राइड ने ही बताया था। और बताइएगा, इसी के साथ लिख लो बेटा समलिंगी उम्र। समलिंगी का मतलब होता है लड़के लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं, समलिंगी उम्र है। और बताइएगा, किर्कपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की उम्र बोला है। हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग सब भूल रहे थे वो ये है कि यहां पे नैतिकता का उदय होना शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी शैशवावस्था में बताया था कि बच्चे के अंदर शून्य नैतिकता होती है, नैतिकता नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसके अंदर नैतिकता का उदय होता है। क्या होता है, नैतिकता जागृत होती है, बच्चा के अंदर अब थोड़ी थोड़ी सी नैतिकता आने लगती है। खेलों की उम्र मैंने बता दिया आपको, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत स्कूल एज बता दिया, ग्रुप एज बता दिया। हाँ, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, इनको घूमना टहलना बड़ा अच्छा लगता है, तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, घूमना टहलना भाई साहब को बहुत अच्छा लगता है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है।
और बताइएगा कोई एक भी चीज बेटा। हाँ, इस एज में बच्चे का जो सीखने का क्षेत्र है ना बेटा, जब वो बढ़ता है, वो बाहर के समाज में जाता है, तो उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो सबसे अधिक हो जाती है, क्योंकि अभी वो घर की चीजों को तो जान गया था, लेकिन बाहर समाज में, दुनिया में जब वो रहता है तो वो बहुत सारी नई नई चीजें देखता है, और उन नई नई चीजों को जब वो देखता है तो उसके बारे में जानने की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, और जो जानने की इच्छा होती है उसको जानने की वो कोशिश करता है। इस वजह से उसका जो जिज्ञासा होती है वो सबसे तेज हो जाती है। जिज्ञासा क्या होती है? सबसे तेज। कामवासना क्या होती है? सबसे शांत। और बताइएगा, नैतिकता का उदय होता है, ग्रुप एज हो जाती है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। लगभग मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको सभी चीजें बता दिया है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताओ बेटा, कोई ऐसी चीज जो छूट रही है आपकी? चलो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ, कोई ऐसी चीज? कोई ऐसी बात बेटा जो छूट रही हो अभी, अगर आपके दिमाग में आ रही है भैया तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से लगभग जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने लगभग सब चीज आपको कवर कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी क्वालिटीज इधर लिखी है, इतनी क्वालिटीज मैंने आपके लिए इधर लिख दी हैं। आई बात समझ में? हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा कि यहां पे बच्चा जो है ना वो सृजनात्मक हो जाता है, तो सृजनात्मक आधारित उसको शिक्षा भी दी जाती है। सृजनात्मक हो जाता है बच्चा, सृजनात्मकता आ जाती है बच्चे के अंदर। अब इस एज के बच्चे को शिक्षा कैसे दी जाएगी, इसको पढ़ाया लिखाया कैसे जाएगा भाई, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सिखाया कैसे जाएगा, बच्चे को पढ़ाया कैसे जाएगा, बच्चे को शिक्षा किस आधार पर दी जाएगी। तो बच्चे को हम लोग खेल विधि के माध्यम से शिक्षा देते हैं। यहां पर भी बच्चा खेल खेल में सीखता है, खेल विधि से। इंद्रियों के आधार पर शिक्षा देते हैं, इंद्रियों के आधार पर। रचनात्मक, क्रिएटिव बनाते हैं हम बच्चों को, बच्चे से नई नई चीजें निर्माण करवाते हैं, रचनात्मक होती है इनकी शिक्षा। और बताइए भाई, रटवाना तो कभी भी नहीं है बच्चे से। हाँ, बच्चे के अंदर इस वक्त, इस एज में बेटा एक और क्वालिटी होती है, चीजों को इकट्ठा करने की आदत होगी। नई नोट आएगी, ये उसको कॉपी के बीच में लेके जाएंगे, रख लेंगे। वो मोर पंखड़ी देखी होगी आपने, क्या बोलते हैं? हाँ, मोर पंख बोलते हैं, इससे विद्या आती है। तो वो जो मोर पंखड़ी होती है उसको बच्चा लेके, विद्या का जो एक पेड़ होता है ना, उसकी जो छोटी छोटी ऐसे निकले होते हैं, कैक्टस टाइप का, उसमें उसको बच्चा लेके जाएगा, कॉपी में रख लेगा और बताएगा कि इससे विद्या माता आती है। तो क्या होता है बच्चे के अंदर, बच्चा हीरो हीरोइन की फोटो काट करके, जिनको क्रिकेट पसंद है वो अपने फेवरेट क्रिकेटर्स की फोटो काट करके पेपर से और कॉपियों में चिपका करके उसको इकट्ठा करते हैं। तो बच्चे के अंदर इस एज में संग्रह प्रवृत्ति की आदत होती है और उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है। तो बच्चे के अंदर हम लोग संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालेंगे, और इसको क्वालिटी में भी समझिएगा कि बच्चे के अंदर संग्रह प्रवृत्ति होती है, संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालें, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी है और इसको हमें यूज करना है। संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालें। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट आज जो मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो विकास होता है उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। किशोरावस्था आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब किशोरावस्था के बाद आज की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि आज की क्लास में हम लोगों ने प्रीनेटल स्टेज की बात किया, तो प्रीनेटल भी भाई हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमने इन्फेंसी पढ़ा, फिर हमने चाइल्डहुड पढ़ा, और एडोलेसेंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और बाकी हम लोग अगला टॉपिक होगा उसको लेके फिर कल मिलेंगे। और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बेटा कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे होगा ये, तो आप लोग कमेंट बॉक्स बेटा उसको भरो, वो आपके लिए बना है, तो उसको भरो। उसके बाद हम लोग लाइव नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।